हेलो दोस्तों, सीएचओ इंटरेक्शन की पार्ट 8 वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने डिस्कस करे टोटल 140 चेक पॉइंट। एनक्वास के असेसमेंट में सीएचओ से 191 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीएचओ इंटरेक्शन में। तो उसमें हमने टोटल 140 तक चेक पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। आज मैं डिस्कस करूंगा 141 से लेकर 160 तक चेक पॉइंट। टोटल 20 चेक पॉइंट डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं सीएचओ इंटरेक्शन। जो 141 क्वेश्चन होता है वो होता है हमारा चेक प्राइमरी हेल्थ केयर टीम जनरेट अवेयरनेस इन कम्युनिटी अबाउट फूड सेफ्टी। जो प्राइमरी हेल्थ केयर की जो टीम है वो कम्युनिटी में फूड सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस करती है नहीं करती है, उसमें करना होता है अवेयरनेस जनरेशन अबाउट लोगों ऑन पैक्ड फूड। फेसाई जो फेसाई होती है, जो पैक्ड फूड होता है उसको देखना होता है कि फेसाई का लोगो है नहीं है, आईसीआई का लोगो है नहीं, प्लस एफ लोगो है नहीं है। ये लोगों से पता लगता है कि जो खाने की चीज़ें हैं वो बिल्कुल ठीक है। और ग्रीन एंड रेड डॉट्स फॉर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम। जो फूड आइटम्स होते हैं जो पैक्ड होते हैं, अगर किसी पे ग्रीन डॉट बना हुआ है तो उसका मतलब है कि वो वेजिटेरियन है। और अगर किसी के ऊपर बना हुआ है रेड डॉट तो इसका मतलब है कि वो नॉन वेजिटेरियन खाने का सामान है। अगर पैकिंग के ऊपर ऐसे डॉट बने हुए हैं, रेड डॉट नॉन वेजिटेरियन और ग्रीन डॉट वेजिटेरियन। फिर इसके बाद होता है सेफ स्टोरेज ऑफ पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल फूड। जो पेरिशेबल से आप ऐसे समझ लीजिए जैसे अंडे होते हैं, जैसे सब्जी होती है, जैसे फ्रूट्स होते हैं, हमें उसे फ्रिज में रखना होता है जिससे वो ख़राब ना हो। तो सेफ स्टोरेज करना होता है। और प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल कुकिंग एंड सर्विंग द मील। जब कुकिंग करते हैं तो हमें अच्छे से साफ़ सुथरा करके, अच्छे से सब्जी धो के, साफ़ सुथरे हाथों से पकाना होता है और अच्छे से सर्व करना होता है, साफ़ सुथरे बर्तन में सर्व करना होता है जिससे किसी को कोई इन्फेक्शन ना लगे। तो उसके बाद अवेयरनेस अबाउट कॉमन टेस्ट फॉर फूड एडल्ट्रेशन, हीरिंग टेस्ट। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो गांव में जो पब्लिक होती है हमारे आयुष्मान के मंदिर के आसपास, उनको अवेयर करना होता है कि खाने में मिलावट है, खाने में मिलावट को आप कैसे पहचाने। तो उसके मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ कीरिंग टेस्ट के, कि कैसे कैसे खाने में मिलावट होती है, हम उसको कैसे पहचानेंगे। सबसे सही एग्जाम्पल तो दूध में, जैसे दूध में मिलावट होती है, दूध में पानी होता है तो खाने में वो मिलावट है दूध में। और एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूँ। तो फूड एडल्ट्रेशन में जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है, जिसको फिर बोलते हैं, उन्होंने एक बुकलेट निकाली हुई है जिसको बोलते हैं डिटेक्ट एडल्ट्रेशन विद रैपिड टेस्ट बुकलेट। इस बुकलेट में लिखा होता है कि कैसे कैसे फूड एडल्ट्रेशन हमें चेक करना होता है ईट राइट के लिए, अगर वो खाना खाना है या नहीं खाना है। जैसे मान लीजिए रागी का आटा है, अब रागी के आटे में ये देखना है कि उसमें कोई कलर तो नहीं मिला हुआ है। तो हम क्या करते हैं, कॉटन बॉल लेते हैं, छोटी कॉटन बॉल बना के हम उसको पानी में सोखते हैं और रागी के आटे के ऊपर रख देते हैं। अगर वो कलर सोख लेती है कॉटन, तो रागी के आटे में जो है वो एडल्ट्रेशन है, मिलावट है। ऐसे ही जो पपाया सीड्स होते हैं, अगर जो ब्लैक पेपर है, हमारी काली मिर्च है, उसमें उसको हम क्या करेंगे, थोड़े से वो लेके ब्लैक पेपर लेके काली मिर्च को उसमें डाल देंगे, पानी में डाल देंगे। तो जो ब्लैक पेपर है, जो काली मिर्च के बीज है, वो तो नीचे नीचे सिंक में चले जाएंगे, लेकिन जो पपाया के बीज है वो ऊपर तैरेंगे उसमें, पपाया के जो बीज होते हैं। तो ये तरीका होता है फूड एडल्ट्रेशन चेक करने का। ऐसे ही जो मसाले होते हैं, मसालों में मिलावट होती है, वो फूड एडल्ट्रेशन में आता है। ऐसे ही जो मसाले होते हैं, मसालों में जो मिलावट होती है, वो फूड एडल्ट्रेशन में आता है। जैसे मान लीजिए मिल्क में स्टार्च है, स्टार्च को देखने के लिए उसमें आयोडीन की कुछ ड्रॉप डालनी होती है, उससे पता लग जाता है। अगर अगर आयोडीन की ड्रॉप डालने के बाद उसमें ब्लू कलर बन रहा है दूध में, तो वो इंडिकेट करता है कि इसमें स्टार्च मिला रखी है दूध के अंदर। तो ये एडल्ट्रेशन ऐसे चेक करते हैं दूध के अंदर। तो ये टेक्निक होती है एडल्ट्रेशन चेक करने की, इससे पता करता है कि खाना जो है वो हमारा सही है या नहीं है। इसके बाद जो अगला चेक पॉइंट आता है 142 142 चेक पॉइंट जो होता है, उसमें चेक स्टाफ काउंसिल एंड गाइड द मदर्स अबाउट हाउस होल्ड प्रिपरेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स। इसमें क्या होता है, जो 6 महीने तक तो जो बच्चा होता है उसको तो माँ का दूध देना होता है। 6 महीने बाद 2 साल तक जो है फिर हल्का फुल्का खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं। खाने पीने में जैसे जो है मैश मैश किया हुआ, जो जैसे मैश किया हुआ केला दे दीजिए, मैश किया हुआ आलू दे दीजिए, अच्छी तरह से पके हुए खाने देने होते हैं जो बच्चा ईजिली हजम कर ले। और तेज़ नमक नहीं देना होता, तेज़ चीनी नहीं देनी होती।
तो जो बच्चा होता है, जो 2 साल तक के बच्चे को हमें हल्का-फुल्का खाना देना है, मैश वाला खाना देना है, जो ईज़िली पच जाए बच्चे को। उसके बाद हमारा अगला चेक पॉइंट आता है 143 चेक पॉइंट, पोस्टनेटल विजिट एंड काउंसिल फॉर न्यूबॉर्न एंड इन्फेंट केयर इज़ प्रोवाइडेड एज़ पर गाइडलाइन। जो पोस्टनेटल विजिट होती है, तो उसमें जो जैसे सीएचओ है हमारे, जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है, अवेयर ऑफ डेंजर साइन ऑफ न्यूबॉर्न एंड इन्फेंट। उन्हें पता होने चाहिए डेंजर साइन क्या है न्यूबॉर्न के और इन्फेंट के। डेंजर साइन होते हैं जैसे नॉट एबल टू ड्रिंक, सही से मतलब ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहा है, उल्टी आ रही है, दौरे पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो लिथार्जी हो रहा है, सुस्त हो रहा है बहुत ज़्यादा, और पेलर हो रहा है, पीला सा पड़ गया है, बिल्कुल नीला टाइप पड़ रहा है, जॉन्डिस पीलिया हो रहा है, कुछ दाने-दूने निकल गए, फोड़े से निकल गए, ठंडा हो रहा है, शरीर ठंडा हो रहा है और सही से स्टूल पास नहीं कर पा रहा है, सही से यूरिन नहीं पास हो रहा है, फ़ीवर आ रहा है बहुत ज़्यादा, दस्त आ रही है बहुत ज़्यादा, और जो चेस्ट है, चेस्ट अंदर धँसती जा रही है। तो अगर ऐसा होता है और जो ब्रीथिंग है वो मोर देन ब्रेथ, अगर 2 से लेके 12 महीने तक का बच्चा है, तो अगर 50 से ज़्यादा ब्रेथ आ रही पर मिनट में, तो तब रेफ़र करना होता है। अगर 1 साल से लेके 5 साल तक का बच्चा है, अगर 40 से ज़्यादा ब्रेथ है पर मिनट में, तब रेफ़र करना होता है, जो बच्चा होता है हायर सेंटर में। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 144 चेक पॉइंट, प्राइमरी मैनेजमेंट एंड प्रॉम्प्ट रेफरल ऑफ सिक न्यूबॉर्न एंड इन्फेंट। स्टाफ को पता होना चाहिए ई-टेट प्रोटोकॉल, स्टेबलाइजेशन पर डिसीज कंडीशन। ई-टेट आप लोग समझ लिए, ई-टेट क्या होता है? ई-टेट बेसिकली होता है इमरजेंसी ट्रायज असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। इसमें ट्रायज होता है, ट्रायज बेसिकली इसमें कलर होते हैं, जैसे रेड कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है, येलो कलर होता है, ग्रीन कलर होता है। इसमें कैटेगराइज करना होता है, कौन सा बच्चा ज़्यादा सिक है, कौन सा कम सिक है, कौन सा बहुत कम सिक है। तो इसमें ट्रायज के हिसाब से जो बच्चा होता है उनको रेफर करना होता है हायर सेंटर। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 145, स्टाफ इज अवेयर ऑफ पोस्टनेटल केयर काउंसलिंग। इसमें पोस्टनेटल केयर काउंसलिंग में आपको बताना होता है कि जैसे बच्चा जब तक 6 महीने तक का उसको माँ का दूध देना होता है, कोड केयर करनी होती है, जो अम्बिलिकल कोड है उसकी केयर करनी होती है, टेम्परेचर सही से मेंटेन करके रखना है, अच्छे से साफ सफाई रखनी है, बच्चे को जब छूना साफ सुथरे हाथों से छूना है, और बताने होते हैं कि हाई रिस्क क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। अगर कोई फीवर होता है और कोई दिक्कत होती है, तो आपको हमें आके बताना है, हम आपको बताएंगे क्या क्या ट्रीटमेंट करना है बच्चे का। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन फॉर ARI डायरिया, malnutrition and other illness, assessment for identification of ARI डायरिया, malnutrition and other illness। अब ARI जो होता है हमारा, वो होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। जो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, इसमें देखते हैं बच्चे की छाती तो नहीं धस रही, और कोई सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही, खांसी तो नहीं हो रही है, फीवर तो नहीं है, जो ब्रीदिंग है, सांस बहुत ज़्यादा तेज तो नहीं चल रही, बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल हाथ पैर सूखते नहीं रहे बच्चे के, और डायरिया चेक करना होता है। आँखों जैसे सनकन आई है, जैसे मान लीजिए डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, सनकन आइज़, आँखें एकदम अंदर धँस जाती है, बहुत ज़्यादा दस्त होता है, लिथार्जी, बच्चा सुस्त हो जाता है, अनकॉन्शियस होने लगता है, बेहोश होने लगता है, बेचैन हो जाता है, बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है, और उसकी स्किन पिंच करके देखते हैं। स्किन पिंच करने में क्या होता है, जैसे हम पेट की स्किन को ऊपर उठाते हैं, तो वो थोड़ी देरी से वापस जाती है। ये डिहाइड्रेशन के लक्षण होते हैं। अगर बच्चे के अंदर पानी की कमी होती है, तो स्किन को जब हम पिंच करते हैं, पिंच करके जब हम ऊपर उठाते हैं, तो वो थोड़ी देर से नीचे जाती है। ये तरीका होता है डिहाइड्रेशन चेक करने का। अगर ये कंडीशन होती है बच्चे की, तो उनको रेफर करना होता है हेल्थ सेंटर। और अगर आप फर्स्ट एड दे सकते हैं तो दे दीजिए, उसमें फर्स्ट एड थोड़ी बहुत दे के बच्चे को हेल्थ सेंटर रेफर करना होता है, सीएचसी पे रेफर करना होता है आपको। तो उसके बाद अगला चेक पॉइंट है 147, असेसमेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन अमंग यंग इन्फेंट एंड चिल्ड्रन 2 to 59 मंथ। तो इसमें क्या करना होता है, जैसे यंग इन्फेंट है, जो जैसे कोई सही से फीड नहीं कर पा रहा है, किसी को दौरे पड़ रहे हैं, किसी की जो ब्रीदिंग है, सांस ले रहा है, 60 से ज़्यादा सांस ले रहा है, और टेम्परेचर ज़्यादा है उसका, 98.6 से ज़्यादा टेम्परेचर आ रहा है, ठीक है, 100 से ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है, 100 फ़ारेनहाइट से। तो ऐसे बच्चे को जो है हमें रेफर करना होता है सीएचसी पर, या हायर सेंटर भेजना होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजना होता है। और निमोनिया है, जैसे निमोनिया में जो उसकी रेस्पिरेटरी रेट है वो 50 से ज़्यादा आ रही है, और अगर 5 साल तक का बच्चा, उसकी 40 से ज़्यादा आ रही है निमोनिया, तो ऐसे पेशेंट को रेफर करना होता है हायर सेंटर। तो उसका बाद अगला चेक पॉइंट आता है 148, स्क्रीनिंग, रेफरल एंड फॉलोअप ऑफ चिल्ड्रन फॉर एनोमलीज, डिसेबिलिटीज एंड डेवलपमेंटल डिलेज। इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे
जो हमारा फंक्शनल लिंकेज होना चाहिए, जो आरबीएसके की टीम होती है, आरबीएसके की टीम जो होती है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की जो टीम होती है हमारी, जो सीएससी से आती है हमारे सेंटर पे, उनका फंक्शनल लिंकेज होने चाहिए हमारे सेंटर पे, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होता है। और आरबीएसके वाले बेसिकली 4D चेक करते हैं: डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसी, डिसीज, डेवलपमेंटल डिले होता है इसमें। और जो बर्थ एनोमलीज में क्या होता है, जैसे लेफ्ट पैलेट है और क्लब फुट है, डाउन सिंड्रोम है, कोई हार्ट डिफेक्ट हो गया, कोई मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गई, तो ये हमारी बर्थ एनोमलीज में आती है। तो ऐसे बच्चों को हमें रेफर करना होता है हर सेंटर। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा 149, मैनेजमेंट ऑफ पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन एज पर प्रोटोकॉल। जो सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है किसी को, बच्चे को भी या किसी बड़े को भी, तो आपको क्या करना होता है इसमें, पहले फर्स्ट डोज देनी होती है एमोक्सिसिलिन की, इंजेक्शन लगाना होता है जेंटामाइसिन का, और बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है, और बच्चे को गर्म रखना होता है, और माँ को सलाह दी जाती है बच्चे को गर्म रखे। और अगर बच्चा बहुत ज़्यादा सीरियस है तो उसको तुरंत रेफर करना होता है सीएससी पर या हायर सेंटर पर। उसका अगला चेक पॉइंट आता है, मैनेजमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन इज डन एज पर प्रोटोकॉल। इसमें मेल न्यूट्रिशन ना हो, बच्चे को अच्छे से काउंसलिंग की जाती है, माँ की कि इन्हें अच्छे से आप खाना पीना दीजिए, सब बाकी सब चीज़ें दीजिए। अगर बच्चा फिर भी नहीं ठीक होता है, माल न्यूट्रिशन फिर भी रहता है, तो बच्चे को रेफर करना होता है हायर सेंटर पर। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है, मैनेजमेंट ऑफ डायरिया इज डन एज पर प्रोटोकॉल। जैसे कोई डायरिया का बच्चा है, उसका ट्रीटमेंट करना है आपको, तो उसमें मैनेजमेंट किया जाता है, ओआरएस दिया जाता है, जिंक की टैबलेट दी जाती है 14 दिन तक, पानी खूब दिया जाता है, इलाज किया जाता है कोर्टिमोक्सोजोल से, और काउंसलिंग की जाती है, और रेफर किया जाता है। अगर ज़रूरत है रेफर करने की तो बच्चे को रेफर किया जाता है हायर सेंटर पर। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 152, मैनेजमेंट ऑफ एआरआई इज डन एज पर प्रोटोकॉल। एआरआई मैंने आपको पहले बताया, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अगर है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, पैरासीटामोल दी जाती है अगर फीवर है, फ्लूइड दिया जाता है, नॉर्मल डाइट दी जाती है बच्चे को, और काउंसलिंग की जाती है, और अगर ज़रूरत है रेफर करने की तो हायर सेंटर रेफर किया जाता है। इसके बाद 153 चेक पॉइंट आता है हमारा, फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग सर्विस आर प्रोवाइडेड एज पर गाइडलाइन, स्टाफ इज अवेयर ऑफ मेथड स्पेसिफिक काउंसलिंग अप्रोच। अब इसमें क्या करते हैं, जो फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग होती है इसमें ब्रेडेड अप्रोच होती है। जो फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग की होती है इसमें बेनिफिट ऑफ मेथड समझाया जाता है, रिस्क बताए जाते हैं, और इसमें कॉन्सिक्वेंसी ऑफ फेलर बताया जाता है, ऑल्टरनेटिव बताए जाते हैं, और भी मेथड अवेलेबल है आपके पास, जैसे अंतरा है, ओसीपी है, मालायन है, छाया है, आईयूडी है, आईयूडी हो गई हमारी, आईयूडी में 375 है, 380 है, तो ये सब बताया जाता है। जो भी आपके जो क्लाइंट आते हैं उनको सबको ये बातें बताई जाती है। और जैसे ब्रेडेड अप्रोच की फुल फॉर्म हो गई, बेनिफिट ऑफ मेथड हो गया, रिस्क हो गया, अल्टरनेटिव हो गया, इंक्वायरी हो गई, डिसीजन विड्रॉल हो गया। अगर अगर जो आपके क्लाइंट है वो चाहते हैं कि आपको उनको विड्रॉ करना है, कोई सी भी, जैसे आईसीडी लगवाई थी उनको हटवानी है, तो आप वो हटा सकते हैं। आप लोग हटाइए, या फिर आप सीएससी पर हटवा दीजिए, जहाँ पे स्टाफ नर्स ट्रेंड हो, सीएचओ ट्रेंड हो, फीमेल जो सीएचओ है। और एक्सप्लेनेशन ऑफ मेथड बताया जाता है, और डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, जो भी आप काउंसलिंग करते हो सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है। तो ब्रेड अप्रोच हो गई, बेनिफिट हो गया, बी से, आर से रिस्क हो गया, ए से ऑल्टरनेटिव हो गया, आई से इंक्वायरी हो गई, डी से डिसीजन हो गया, ई से एक्सप्लेनेशन हो गया, डी से डॉक्यूमेंटेशन हो गया। और एडवर्स इवेंट भी बताए जाते हैं, जब फैमिली प्लानिंग मेथड बताया जाता है तो सब चीज़ें बताई जाती है, और जो क्लाइंट है आपके, जो वो चूज़ करेंगे वही मेथड उनको अप्लाई किया जाता है, जो वो मेथड चूज़ करते हैं। और जैसे आईसीडी होती है हमारी, तो वो लगाने से पहले कंसेंट फॉर्म भी भरवाना होता है। तो उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 154, द क्लाइंट इज गिवन फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट फैमिली प्लानिंग मेथड। इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है फैमिली प्लानिंग मेथड की, जैसे इंपॉर्टेंस बताया जाता है फैमिली प्लानिंग का, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, वो सब बताए जाते हैं। और हर एक जो आपके पास जो भी मेथड अवेलेबल है, जैसे अंतरा है, मालायन है, इन सब का आपको, छाया है, इन सब के आपको क्या क्या इनके फायदे हैं वो सब पेशेंट को समझाने होते हैं, जो क्लाइंट है उन्हें समझाने होते हैं। और अगर अंतराल लगता है, अंतरा पहले आपको सीएससी पे लगवाना होता है। तो उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है, द फैसिलिटी प्रोवाइड्स स्पेसिंग मेथड फॉर फैमिली प्लानिंग एज पर गाइडलाइन, स्टाफ इज एवर ऑप्शन इंडिकेशन मेथड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ओरल कंट्रासेप्टिव।
इसमें हार्मोनल कंबाइंड ओरल पिल, नॉन हार्मोनल छाया बताई जाती है। अब छाया की जो डोज होती है, छाया ट्वाइस अ वीक दी जाती है 3 महीने तक, उसके बाद वंस इन अ वीक दी जाती है। फिर उसके बाद जैसे जो इमरजेंसी जो पिल होती है, जैसे ईजी पिल होती है, आई पिल होती है, वो दी जाती है 72 आवर्स के अंदर दी जाती है। तो उसके बाद जो जैसे अंतरा होती है, अंतरा की जो 3 महीने में एक बार लगती है, पहली डोज लगाई जाती है सीएससी पर लगाई जाती है, जहाँ पे एलएमओ अवेलेबल हो, एमबीबीएस डॉक्टर अवेलेबल हो, वो चेक करके पहली डोज अंतरा सीएससी पर लगवानी होती है, दूसरी डोज लग सकती है आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर। तो ये सब बातें समझानी होती है, जो भी आपकी जो क्लाइंट्स होते हैं उन सबको ये बातें समझानी होती है। तो उसके बाद अगला चेक पॉइंट है 156, आईयूडी इंसर्शन एंड फॉलोअप इज डन एज पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। जो आईयूडी इंसर्शन किया जाता है उसको स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अंदर लगाना होता है, नो टच टेक्निक से लगाना होता है। आपके पास स्पेकुलम होने चाहिए, बाई मैनुअल एग्जामिनेशन होनी चाहिए, साउंडिंग ऑफ यूट्रस करने प्लेसमेंट करना चाहिए, फॉलो अप मैन टू रिटर्न रिमूवल ऑफ आईयूसीडी, चेक इन केस ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, आईयूसीडी इज प्रोवाइडेड बाय क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर। अगर हमारी सीएचओ जो है, हमारी स्टाफ नर्स या एएनएम ट्रेन नहीं है आईयूसीडी लगाने में, तो हमें पेशेंट को रेफर करना होता है सीएचसी पर, वहाँ पे आईयूसीडी लग जाएगी और रिमूव भी वहीं पर ही हो जाएगी। उसका रिकॉर्ड लेकिन आपको अपने पास मेंटेन करके रखना है। तो उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 157, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव आर गिवन एज पर प्रोटोकॉल। मैंने पीछे आपको बताया जो अंतरा होता है, अंतरा की पहली डोज लगानी होती है सीएससी पर, जो लेडी जो एलएमओ होते हैं एलएमओ की सुपरविजन में लगानी होती है। दूसरी डोज आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब इसके बाद जो अगला है 158 है, 158 चेक पॉइंट है, स्टाफ इज अवेयर ऑफ केस सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर फैमिली प्लानिंग मेथड। केस सिलेक्शन में जो फैमिली प्लानिंग करनी होती है उसमें 15 से 29 साल तक की एज इसमें मेंशन है, और मैरिड होने चाहिए उनकी फैमिली प्लानिंग, हमें मेथड उन्हें बताना होता है। मैरिड जरूरी है इसमें ना, मैरिड है और 15 से 29 साल की एज है। इसके बाद आता है द फैसिलिटी प्रोवाइड लिमिटिंग मेथड फॉर फैमिली प्लानिंग एज पर गाइडलाइन, स्टाफ इज अवेयर ऑफ केस सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर लिमिटिंग मेंटर्स। इसमें जो स्टेरिलाइजेशन जो करना होता है, स्टेरिलाइजेशन की जो एज होती है वो फीमेल में होती है 22 से लेकर 49 साल, और जो मेल में होती है वो 22 से लेकर 60 साल होती है, और मैरिड होने चाहिए, और यंगेस्ट चाइल्ड जो है सबसे छोटा सा बच्चा 1 साल का होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बतानी होती हैं। अगर अगर जो है वो जो जैसे मान लो वो तैयार हो गए स्टेरिलाइजेशन के लिए, जैसे लेप्रोस्कोप होता है या फिर एनएसवी होती है, तो उनको रेफर करना होता है हायर सेंटर प्रोसीजर के लिए। तो उसके बाद आज की वीडियो का जो लास्ट चेक पॉइंट है पार्ट 8 वीडियो का सीएचओ इंट्रक्शन की, वो है हमारा HCW, हेल्थ केयर वर्कर इज सपोर्टिंग एंड एनकरेजिंग द क्लाइंट फॉर पोस्ट स्टेरिलाइजेशन फॉलो अप, सर्टिफिकेट इशू करना होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि जैसे जो महिला नसबंदी है, महिला नसबंदी में हमें सर्टिफिकेट देना होता है 1 महीने बाद, या फिर पहले जो पीरियड है उसके बाद देना होता है। और जो जो पुरुष होते हैं, जो पुरुष नसबंदी होती है, उसका सर्टिफिकेट देना होता है हमें, अगर वैसे तो 3 महीने बाद देना होता है, लेकिन सीमेन में अगर स्पर्म प्रेजेंट आ रहा है तो फिर हमें जो सर्टिफिकेट देना होता है पुरुष नसबंदी का, वो 6 महीने बाद देना होता है, जब स्पर्म जो है वो नहीं आते हैं उसमें रिपोर्ट में। तो आज मैंने आपको बताया टोटल 20 चेक पॉइंट, 141 से लेके 160 तक, पार्ट 8 वीडियो में सेक्सुअल इंटरेक्शन की। पार्ट 9 वीडियो जल्दी बनेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सभी को मेरा धन्यवाद।